अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड न्यूज़ फॉर यू। मतलब ये बड़ी मुझे एक्साइटिंग चीज़ें लगती हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के नौजवान कोपैमा शहरोज़ काशिफ ने तारीख रकम कर दी है। शहरोज़ काशिफ 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी हो गए। एंड ही इज ओनली 22 years old। ही इज द यंगेस्ट पाकिस्तानी जिन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में ये 14 दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां पहाड़ सर किए हैं। यू नो बाज नौजवानों से, बच्चों से आपकी एफिलिएशन हो जाती है ना। शहरोज इज दैट बॉय फॉर ऑल ऑफ अस एंड ही हैज बीन ऑन आवर शो सो मेनी टाइम्स। हमेशा जब वो कोई ऐसा कारनामा अंजाम देते हैं तो हम उनको दावत देते हैं। 2019 में उन्होंने ये सफर शुरू किया था। आज 2024 में हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं और पहली पीक जो उन्होंने सर की थी वो थी ब्रॉड पीक। और उसके बाद ये ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। बीच में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। शरोज के वालिद साहब से मेरी मुलाकात हुई थी अभी चंद हफ्ते पहले ही। एंड यू नो ही स्टिल रिमेंबर्स के जिस तरह शरोज जब फंसे थे एक एक्सपीडिशन के दौरान और हमने यहाँ पर उसके बारे में तफसील से बात की थी और उन तक मदद पहुंचे इस सिलसिले में बाकायदा एक मुहिम चलाई थी। सबसे हमें जब हमारी बातचीत इनसे स्टार्ट हुई थी और पहली ही जब इन्होंने ब्रॉड पीक की थी ना, ही वाज ऑन आवर शो, तो हमें सबसे एक्साइटिंग बात ये लगी थी ये कहीं किसी पहाड़ी इलाके से बिलोंग नहीं करते। ये लाहौर का लड़का है, जिसको कहते हैं ना लाहौर का लड़का, और इतनी एस्पिरेशंस। और तब भी हमने ये सवाल किया था, ही वाज सो यंग इवन एट दैट टाइम, कि उन्होंने तब ही डिसाइड कर लिया था शहरोज ने कि अभी तो मैंने सारी ये जो पीक्स हैं वो सर करनी है। ही हैड अ प्लान, ही ऑलरेडी न्यू व्हाट ही वांटेड टू डू। मैनिफेस्टेशन की बात है ना, उस वक्त लिटरली हम भी सुनते थे तो हम हैरान भी होते थे, हमें ख्वाब सा भी लगता था। लेकिन आज हम ही आपको ये खबर दे रहे हैं कि शरोज काशिफ दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए हैं। द लास्ट ही क्लाइम्ड इज इन चाइना। अच्छा ये देखें, ये जी इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने ढूंढी हुई है। नहीं मैं बताती हूँ ना, मैंने कर ली है। शीशा पेंगमा, शीशा पेंगमा इन्होंने लेटेस्ट जो है ये सर किए। ये 8000 और 8700 मीटर बुलंद ये चोटी है। और ये भी बता दें कि इससे पहले किसने की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरबाज खान पाकिस्तानी कोपैमा हैं जिन्होंने अभी पिछले ही हफ्ते ये कारनामा सर अंजाम दिया और वो यूं ये 14 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बने। एंड शरोज कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बने। तो पहले वो थे और यंगेस्ट ये हैं। And he is only 22 and you know kind of imagine कि 22 years की एज तक जहाँ इतना कुछ अचीव कर लिया है, आगे क्या करेंगे? मतलब उनको तो ये लग रहा होगा कि अब now what? I've done it all at the age of 22, वरना एक उम्र लग जाती है। अब टेड टॉक करें, लोगों को बताएं अपने एक्सपीडिशंस के बारे में, किताब लिखें, बहुत कुछ हो सकता है। और वैसे भी बहुत कुछ हो सकता है। मतलब योर लाइफ इज जस्ट, ये तो सब कुछ चल ही रहा था। हाँ, we can't say your life has just started because you really started early. लेकिन और भी बड़ी चीज़ें। Then the universe has ended. नहीं, और भी बड़ी चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह आपको आपके नेक्स्ट वेंचर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा जी, एक और ये तो हमारे आपको भी बहुत मुबारक हो और शरोज आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा, शरोज के बारे में हम हुआ अभी जिक्र कर रही थी ना कि इनका पहाड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। जब ये पहाड़ चढ़ जाते हैं और चढ़ रहे हैं तो फिर अली अमीन जो कि सर्टनली पहाड़ों में रहे भी होंगे, वक्त भी गुजारा होगा, उनके इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियाँ चढ़ने पे लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्या हो गया अगर वो थोड़े से अगर नीचे मारगला रोड से चढ़ के मुनाल तक पहुंचे और फिर मुनाल से पीछे एबटाबाद की तरफ से उतर गए, हरीपुर, और फिर आगे से पगडंडियों से गुजरते हुए। अच्छा बातें भी हम मजाक नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कहानी खुद सुनाई है। ये कोई वैसे ही नहीं हम कह रहे, मतलब लोगों को पता नहीं क्यों एतराज़ है। मे बी ही जस्ट लाइक्स, गंडापुर साहब को एडवेंचर पसंद है तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो उन्होंने भी एडवेंचर किया। What title would you give this story? मतलब would you give the story the title of The Great Escape or Chronicles of Gandapur? Chronicles of Gandapur is nice, नहीं? अच्छा जी, ये हुआ क्या, अब हम बात क्या कर रहे हैं आपको बता दें कि कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में अली अमीन गंडापुर जैसे फायर ब्रांड स्पीकर जो हैं उनका खिताब हुआ और एक आध वार्निंग के साथ। ऑब्वियसली वो तो चल ही रही होती है, उसका तो कोई मसला नहीं है। मजमूई तौर पर बड़ी वजाहतें उन्होंने दी कि वो गायब किधर हो गए थे उस दिन, और उन्होंने बड़ी तफसील से अपना इस्लामाबाद से पेशावर फरार होने का एडवेंचर या फिर जो भी आपने सारे टाइटल्स दिए हैं वो सब कुछ सुनाया। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जो कि एक्चुअली उन्हीं की ज़बानी सुननी चाहिए। अब हम क्या आगे नरेट करें, ज़रा सुन। हमने थोड़ा इसको शॉर्ट किया, सुने ज़रा।
इंटरेस्टिंग एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि जो जो इस सफ़र में उनके साथ रहा है उन्होंने नाम ले लेकर उसे मेंशन किया और बताया कि इस वक्त ये था, इस वक्त ये था, इस वक्त ये था। वैसे व्हाई आर यू सरप्राइज्ड? ये सिर्फ मोनाल तक ही पैदल गए थे या शायद उसमें भी कहीं गाड़ी का सहारा लिया हो? जाते होते हैं हाँ, मोनाल और तक, मतलब उसके बाद तो ये गाड़ी में ही आगे इन्होंने ट्रैवल किया है। हाँ, मतलब कौन सा पैदल चल गए थे ये। तो मोनाल तक तो बड़ी दुनिया ट्रैकिंग करती है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। बट हैविंग सेड दैट, मुझे इनकी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी, है ना, इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आया, काफी कैप्टिवेटिंग है जिसे कहते हैं। आई थिंक दिस कुड बी एन अल्टरनेटिव यू नो वर्क फॉर हिम दैट ही कुड डू। स्टोरी टेलिंग अच्छी करते हैं। अच्छा, मुझे गंडापुर साहब ना हर आने वाले दिन अपनी कोई इम्प्रेस कर रहे हैं अपनी क्वालिटीज से, मतलब द ग्रेट स्केप की क्वालिटी से उन्होंने लोगों को बताया कि मैं ये भी कर सकता हूँ। इसका द ग्रेट स्केप, ठीक है, इस पे मूवी बननी चाहिए। लेकिन अच्छा था, अच्छा लगा, इन्होंने बड़ी तफसीली अच्छा, पूरा एनिमेटेड तरीके से बताया। आपको ये इनकी ट्रैवल वॉयज दिखाया है उसमें एक तारीख की गलती थी, सो वो टाइप था, ठीक है, उसमें मतलब बाकी तो सब हकायक थे, जो हो सकती है गलती उनकी तरफ से तो नहीं थी ना, अपने अल्फाज थे वो हमने आप तक पहुंचाए, लेकिन उसमें एक तारीख जो थी वो हमसे गलती हो गई थी। ठीक है जी, अच्छा, अभी हम सब कुछ अब हो गया एडवेंचर वगैरह, मूविंग ऑन, ज़रा आगे बढ़िए। ख़तरनाक किस्म की खबर है और इस किस्म की भी जब खबरें आती हैं हमारे सामने तो हमारे तासुरात कुछ अजीबोगरीब हो जाते हैं कि अभी तक ये हो रहा है। मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता माह तेज़ाब गर्दी का शिकार होने वाली 3 ख़वातीन में से एक दम तोड़ गई है और कानून के मुताबिक तेज़ाब गर्दी जैसे भयानक जुर्म की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल और कम से कम 3 साल कैद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तेज़ाब गर्दी के वाक़यात ख़त्म नहीं हो रहे, जो कि कम ज़रूर हुए हैं। जब कानून साजी सख्त हुई थी एंड ऑल दैट केस, शर्मीन अवैध की डॉक्यूमेंट्रीज एंड एवरीथिंग, और उसके बाद वाक़यात में हाँ कमी आई, वो एक लल आया, अवेयरनेस भी हुई, एजुकेशन भी हुई, हमने भी बहुत बात की, मीडिया पे हर जगह बात होती थी इन वाक़यात के बारे में, बहुत बात होती थी, लेकिन वाक़े मतलब आते रहे, चले कम हो गए होंगे लेकिन बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हुए। तेज़ाब गर्दी का ये ताज़ा वाक़या जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये हुआ जी 1 सितंबर को, 1 सितंबर को मुजफ्फरगढ़ के इलाके रोहिला नवाली में पेश आया था और मुलज़मान ने घर में सोई 2 ख़वातीन और एक लड़की पर तेज़ाब फेंका था। 20 साल सवेरा बीबी का जो है वो निश्तर अस्पताल में इलाज जारी था और इस दौरान वो दम तोड़ गई। मतलब आप सोच ही लेंगे किस क्वांटिटी का, किस अमाउंट का तेज़ाब उन पे फेंका गया होगा। और यकम से आज तक वो जो जिंदा रही भी होगी तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस अजियत में जिंदा रही होगी, कि वो तेज़ाब उसकी हड्डियों में रिश्ता रहा होगा और उसको जलाता रहा होगा। गैर सरकारी तंजीम स्माइल अगेन फाउंडेशन के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 200 से ज़ायद तेज़ाब गर्दी के वाक़यात अब भी हो रहे हैं। अक्सर औक़ात ही निशाना ख़वातीन बनती हैं, मर्द भी बनते हैं। ऐसा जुल्म करने वालों को जब तक सख्त तरीन सज़ाएँ नहीं मिलेंगी ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है। रियासत को इस मामले पर ज़ीरो टॉलरेंस दिखाना पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया था जिसका अब तक कोई नतीजा नहीं सामने आ सका है। बट वी नीड डिटेल्स अबाउट इट कि एक्चुअली ये हुआ क्या था। तो हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मुश्तबा ने। अदनान, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि ये क्या वाक़या था और एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, रीजनिंग क्या थी, कब हुआ था और जिसने तेज़ाब फेंका और जिन पर फेंका गया था ये कौन, इनका क्या कनेक्शन था आपस में? जी, ये 1 सितंबर का वाक़या है। मुजफ्फरगढ़ का नवाई इलाका रोहिला वाली है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। चंद अफराद जो हैं वो एक घर में दाखिल होते हैं और जो सोती हुई जो ख़वातीन हैं उन पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है। जो इसमें वाक़ये में मुतासरीन हैं वो एक कलसूम बीबी मुतासरा खातून थी जो 50 साल जिन पर तेज़ाब फेंका गया। इसके अलावा उनकी 20 साल जो बेटी हैं सवेरा बीबी, उन पर तेज़ाब फेंका गया। जबकि कलसूम बीबी की 6 साल नवासी जो उधर सोई हुई थी उस पर भी तेज़ाब फेंका गया। वाक़ये के बाद मुल्ज़मान बआसानी फ़रार होने में कामयाब हो गए। इसके बाद जो मुतासरीन हैं उन्हें निश्तर अस्पताल मुलतशवीशनाक हालत के पेश नज़र मुंतकिल किया गया। इसके वाक़ये के बाद जो पुलिस है थाना रोहिला वाली, उन्होंने जो मुतासरा खातून है कुलसूम बीबी, उसकी मुद्दत में मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सवेरा बीबी की गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हो गया और उन्हें गुज़िश्ता रोज़ उनके आबाई इलाके में सुपर्द खाक भी कर दिया गया है। जबकि दीगर जो मुतासरा ख़वातीन हैं
वो इस वक्त भी निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में जेर इलाज हैं और डॉक्टरों की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी हालत भी तशवीश। अच्छा, ये बात इशू है क्योंकि एक तो तेज़ाब गर्दी, फिर कत्ल भी अब शामिल हो गया क्योंकि एक बच्ची की जान चली गई। एक सीरियस इशू तो है, लेकिन तवक्को थी कि कानून सख्त एक्शन लेगा। अभी तक पुलिस भी उतनी ही सीरियस एक्शन करती हुई नज़र आ रही है, ये रूटीन वाक़े की तरह से डील कर रही है। आप कह रहे हैं ना कि वो बंदा पकड़ा भी गया। मुजफ्फरगढ़ के हवाले से बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ में इस तरह के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2023 में भी इस तरह का एक वाकया हुआ था जब अपने एक वालिद ने अपनी सगी बेटी और जो उसके जो कजन्स हैं उन पे तेजाब फेंक दिया था। तो हालिया वाक़े के हवाले से बात की जाए तो हालिया वाक़े में अब तक ये डेवलपमेंट हो चुकी है कि इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद 2 तारीख को ये मुकदमा 2 सितंबर को दर्ज किया गया। उसके बाद 4 मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उस मुल्ज़मान को ताहाल जो पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि उन मुल्ज़मान को चालान कर दिया गया है और वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद हैं। अगर इस हवाले से पुलिस की तफ्तीश के हवाले से बात की जाए तो पुलिस तफ्तीश में अब तक जो सूरत हाल सामने आई है वो ये सामने आई है कि मुल्ज़मान और जो मुतासरीन हैं उनके आपस में करीबी रिश्तेदारी थी और इनके दरमियान आपस में जो रिश्ते के हवाले से तनाज़ात चले आ रहे थे, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस का कहना है कि केस के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा ताकि जो मुल्ज़मान हैं वो कानून की गिरफ्त से ना बच सकें। How painful is that? मतलब 20 साल की लड़की जो कि जान से गई इस हादसे में, कितनी चीज़ें इसमें वायलेशन है कि कोई इनके घर में आया, ये सो रही थी और ये विजुअल्स हम तक मिलते हैं, हम तक पहुंचते हैं, लेकिन हम नहीं दिखा सकते तीनों आपको। इसमें 6 साल की एक बच्ची भी थी, यानी सारों को बेधड़क उन्होंने तेजाब की पूरा एक, मेरा ख्याल है कि एक पूरा कंटेनर ही फेंक दिया होगा, बाल्टी पूरी फेंकी होगी और उसके बाद ये वो केसेस हैं जिनमें हम चाहते हैं कि राजीनामे ना हो और मेरा ख्याल है इसमें ये गुंजाइश मौजूद है कि राजीनामे नहीं हो सकते। हम इसके बारे में भी तफसील से मालूम करेंगे, लेकिन हम कल भी इस सुलहनामों और राजीनामों की बात कर रहे थे कत्ल के केसेस में, ये बहुत एक और हम इस केस में भी यही बात कर रहे हैं कि जो राजीनामे हो जाते हैं और बाज़ औक़ात धोज़ धमकी का इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ औक़ात कुछ लेन देन का इस्तेमाल किया जाता है, लेन देन का इस्तेमाल होता है। सो यार धोज़ धमकी भी होती है, जाहिर है वो भी होती है, वो भी एक हकीकत मतलब है। कि लिटरली कि रखो ये पैसे या फिर ये अग्री टू इट, हाँ अग्री टू ताकि हमारा भी एक क्लियर हो जाए कॉन्शियस, हमने तुम्हें पैसे दिए और हम जो बाकी बचे हैं उनको भी मार देंगे या उन पर भी तेजाब फेंक देंगे, ये भी होता है, सारा कुछ होता है। बेसिकली प्रेशराइज ही करते हैं ना, तो कौन वरना राजी हो जाएगा, तो प्रेशराइज ही करेंगे और ऐसे ऐसे रकम रखेंगे सामने कि वो इंसान फिर उसको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा ना कि इससे मेरी लड़ाई नहीं हो सकती, तो मान ही जाओ। मतलब ये धमकी हुई ना, ये प्रेशर ही हुआ। इट्स सैड, लेकिन ये केसेस हैं, इनमें अभी आगे बढ़ेंगे। और भाई एक चीज़ आपको पता लगा? जी जी बिल्कुल पता चला, लेकिन आपको बताना है ना क्योंकि ये बड़ी खुशखबरी में काउंट होती है अब्दुल्ला। ये ना आप समझे कि हमारा इंटरनेट वैसे कितना अजियतनाक हुआ हुआ है ना आजकल। मतलब बैंक ऐप आप खोल रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हो, आप बैठे रहते हैं। हाँ, वाईफाई पे अगर आप ना हो तो देन यू डोंट नो। वाईफाई पे भी हमारे मसले हैं, स्लो है वाईफाई पे भी। एनीवे जी, मुबारक हो आपको क्योंकि आखिरकार इंटरनेट सार्फिन के लिए खुशखबरी आ गई है। ये ना सोचिएगा कि इंटरनेट ठीक हो गया है, ये भी पता चल गया है कि इंटरनेट स्लो डाउन की वजह क्या थी, वजह क्या है रादर, और ये भी मालूम हो गया है कि रवा माह यानी 20 अक्टूबर तक 20 अक्टूबर तक इंटरनेट की स्पीड का मसला जो है ना वो हमेशा के लिए हल हो जाएगा। अब्दुल्ला बस कर दें, चलिए इंशाल्लाह 20 अक्टूबर भी आई जाएगी, देख लेते हैं। रवां साल फरवरी से अब तक सार्फिन इंटरनेट की स्लो स्पीड और बाज़ औक़ात बंदिश का सामना करते आए हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के ज़राए ने बताया है कि इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने की वजह मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब, वेब मैनेजमेंट सिस्टम जिसका जिक्र भी हो रहा और अपग्रेडेशन थी और ये काम आइंदा 12 रोज़ में अभी मुकम्मल हो जाएगा। ज़राए ने इंतहाई यकीन से बात कही है कि अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल और सुस्त रवी ख़त्म हो जाएगी। PTA ज़राए का कहना है कि WMS की तनसीब से इंटरनेट सिस्टम पर बैरूनी हमलों को रोका जा सकेगा। अपग्रेडेशन से 8 से 9 टेराबाइट तक की गुंजाइश का इंतज़ाम किया जा सकेगा। PTA हुक्काम के मुताबिक वेब मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब का काम 2019 में शुरू किया गया था। अच्छा जी, अब इसके बारे में ऑब्वियसली इतनी अच्छी खबर हो और हम इसके बारे में बात ना करें, ये कैसे हो सकता है। तो पाकिस्तान में इंटरनेट मुहैया करने वाले कंपनियों की टीम है वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ पाकिस्तान। इसके सरबराह है शहजाद अरशद साहब, वो हमारे साथ हैं। शहजाद साहब, आपकी तंजीम नुमाइंदा है पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस देने वालों की, और इसलिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपसे ही सवाल करेंगे कि इस वक्त
जो इंटरनेट स्पीड का कितना मसला है ये हमें एक्सप्लेन कर दें, और क्या इश्यूज़ हैं आवाम को, हमें तो पता है वैसे क्या हैं, लेकिन आप तक क्या पहुंच रहा है और क्या शिकायत मिलती हैं आपको? अच्छा जी, सबसे पहले तो आवाम जो है हमारी, उसको ज़्यादा मसाइल जो है वो व्हाट्सएप के यूजेज में आ रहे हैं, और पिछले दिनों में भी आपने देखा है कि डाटा सर्विसेज के ऊपर जो है वो व्हाट्सएप सही तरीके से नहीं चल पा रहा था, जिसकी कई वजूहात बताई जाती हैं, जिसमें से एक तो शायद वो धरना वगैरह का जो मामला थे वो थे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ डाउनलोडिंग और कुछ अपलोडिंग के जो मामला हैं वो सर्विसेज जो है अभी प्रॉपरली रिस्टोर नहीं हुई, हालांकि वो सितंबर के आखिर तक का टाइम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, जो कि बाद में उन्होंने बढ़ा के अब अक्टूबर के एंड पे कर दिया। तो अब उम्मीद के साथ ही हम ये चल रहे हैं कि अल्लाह करे कि जल्दी जो है ये मामला सेटल हो जाएं, क्योंकि काफ़ी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो डिस्टर्ब है इस सारे मामले के ऊपर। अच्छा, आप भी उम्मीद कर रहे हैं और हम भी इसी उम्मीद में बैठे हैं। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह तो करेगा। लेकिन अच्छा, इससे पहले आपको पता है शहजाद साहब कि ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम की भी बातें हो रही थी, फिर कोई मछली भी आ गई थी जिसने तार काट दी है, फिर ऑब्वियसली शार्क थी, फिर एहतजाज और जलसे जुलूसों की वजह से भी व्हाट्सएप की बंदिश हो जाती है, तो उससे एक अलग मसला होता है। अब आपको लगता है कि 20 अक्टूबर के बाद सब ठीक हो जाएगा, या अभी भी हम सब बस उम्मीद करें और साथ दुआ कर लें? अच्छा, इसमें अब मज़े की बात ये चल रही है कि हम पिछले कई सेशंस में हम मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर जो है वो बातें करते रहे हैं, और अभी हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक और नई डेट्स जो 20 अक्टूबर वाली है वो भी मिल गई है। तो चलें, अब ये है कि अब उम्मीद रखी जा सकती है कि शायद हो सकता है कि 20 अक्टूबर तक जो चीज़ें बेहतर हो जाएं, जो कि पहले फाइबर ऑप्टिक थी, उसके बाद फायरवॉल थी, फायरवॉल के बाद फिर फाइबर ऑप्टिक्स कट गई, और अभी जो है वो फिर वेब मैनेजमेंट सिस्टम पे बात आ गई है। तो लेट्स सी, अगर गवर्नमेंट का ये कहना है और आप की कम्युनिटी जो है आवाम हमारी ये समझती है कि हो जाएगा, तो अल्लाह करे हो जाए। साहब, हुकूमत की जानिब से एक बात ये भी की गई है कि पाकिस्तान में इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, और 5G आएगा तो मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो हमारा ये भी सवाल है कि इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की? तो ये 5G जो है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का इसके साथ ताल्लुक इसलिए नहीं है क्योंकि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन की ज़रूरत है वो है फाइबर ऑप्टिक्स, जो इस 5G को आगे फर्दर चलाएगी। आगे 5G आ जाए, 6G आ जाए, 7G आ जाए, जब तक हमारा फाइबर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर नहीं होगा, तो उसमें जो मर्जी कर लें वो मतलब उसमें हालात बेहतर होने के कोई चांसेस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी जो इसमें रुकावटें हैं वो कुछ सरकारी इस तरह के मामलात हैं, फॉर एग्जांपल राइट ऑफ वे और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं फाइबर ऑप्टिक डालने के लिए, जो कि सबसे बड़ा हर्डल क्रिएट करती हैं। लाइसेंसिंग के इशू हैं जो हर्डल क्रिएट करते हैं, और ये इस तरह के मामलात हैं जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली अपग्रेड नहीं हो पा रहा जिस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स का मसला है और फिर ही जाके 5G वाला मामला जो है वो भी ठीक होगा। शहजाद अरशद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो जी 20th वाली जो डेट है वो दी गई है 20th of October, विच इज़ what 10 days away। तो वेल वी आर नॉट बेटिंग काइंड ऑफ पीपल, वरना तो हम देखते हैं कि 10 दिन में क्या होने वाला है। आप भरोसा रखते हैं? मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है 20 तो नहीं, लेकिन अक्टूबर के आखिर तक होपफुली मसला हल हो जाएगा। लेकिन अक्टूबर के आगाज़ में भी कहा गया था कि मसला हल हो जाएगा। ओके फाइन, चले मैं भी फिर उम्मीद रखती हूँ कि हो जाएगा। नहीं, हम में से एक ना रखे ना। नहीं, मैंने तो इसलिए रखना है क्योंकि मुझे तो सिखाया गया ना कि हमेशा एक उम्मीद की किरण रोशन रखें। अब बेशक आगे आपको फुल डार्कनेस नजर आ रही हो, कुछ ना नजर आ रहा हो आगे, लेकिन उम्मीद फिर भी ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, हम ये उम्मीद रखेंगे और लेट्स सी क्या होता है। और अगर नहीं होगा तो फिर एक नई उम्मीद लगा लेंगे। मतलब हमारा इसी तरह ही चलेगा। जरा टेस्ट की बात कर लें हम। मुल्तान टेस्ट में अच्छा चल रहा है मामला हमारा। नाइस नाइस नाइस। हम कितने वो होके ना, हम कितने रिलैक्स होके ये बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो जरा मुहतात होके कह रही हूँ क्योंकि कल का कुछ पता नहीं होता। बट यस्टरडे वाज अ गुड डे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 556 रन का बड़ा मजमूआ लगाने में कामयाब रहा है और बैटर्स ने रन्स के ढेर लगाए। बज़ाहिर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत है। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान अली आगा ने भी सेंचुरी दागी है और सऊद शकील 82 रन बनाकर आउट हुए हैं। आई फील बैड फॉर हिम। मतलब बैटर्स ने अपना काम दिखाया है, अब बॉलर्स की बारी है। ख़ास तौर पर जिस तरह
पिच बिहेव कर रही है बॉलर्स के लिए, इंग्लिश बैटर्स को जल्द आउट करना सर्टनली इम्तिहान होगा, लेकिन हमें उम्मीद थी कि अब ऑनवर्ड्स जो है वो पिच में कुछ हरकत आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, कल वैसे हमने एक खिलाड़ी आउट कर दिया था बिफोर द एंड ऑफ द डे। इंग्लैंड ने दूसरे दिन के इख्तिताम तक एक विकेट पर 96 रन जो हैं वो बनाए थे। वैसे बड़ी जल्दी 96 भी बन गए थे। मुल्तान की पिच पर तनकीद भी हो रही है। ऑब्वियसली आपको पता ही है, तनकीद जो है वो शुरू हो गई है। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स केविन पीटरसन का कहना है कि मुल्तान की विकेट बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है, ये कहना था। और साबिक कप्तान इंग्लैंड माइकल वॉन के ख्याल में मुल्तान की विकेट सड़क का मंजर जो है वो पेश करिए। ये सारी बातें हमने आपको कल वैसे बताई थी। और कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि टेस्ट के आखिरी 2 दिन बॉल रिवर्स स्विंग और स्पिन हो सकती है। सो दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट यस पिच के इश्यूज की बात डेफिनेटली हो रही है। हमने तो बना लिए ना 556। हाँ भाई, अब पहले हम इस तरह की पिचें बनाते थे कि हमारे बल्लेबाजों से रन ही नहीं होते थे। अब हो रहे हैं तो उस पर भी हम आप तनकीद कर रहे हैं। मैंने नहीं की, आई डोंट शूट द मैसेंजर। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने वक्त दिया वंस अगेन। बताइएगा, जो हम मजमूआ बनाने में कामयाब हुए हैं, आई थिंक दैट्स इनफ। पहले तो बैटर्स की परफॉर्मेंस की बात कर लें। ये काफी अरसे के बाद 550 रन पाकिस्तान ने क्रॉस किए। और ठीक है, पिच फ्लैट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पिच पहले दिन या दूसरे दिन खेली है, तीसरे दिन भी वैसे खेले या चौथे दिन भी, पिच में फर्क जरूर आएगा। अगर ज्यादा तेज ब्रेक नहीं हुई तो स्लो स्पिन तो होगी यहाँ पे, और अप एंड डाउन होने के चांसेस हैं। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि जो रन किए हैं, अब बॉलर का काम है कि वो किस तरह से बैक करते हैं अपनी बैटिंग लाइनअप को। आउट करना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड की टीम जिस तरह से आपने पिछले शो में भी कहा कि बेसबॉल की तरह से खेलते हैं, और जिस तरह तेजी से उन्होंने कल रन बनाए, बस आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी, इंग्लैंड के लिए भी, क्योंकि डिसाइड आज ही होगा। अगर इंग्लैंड करीब पहुंच जाता है पाकिस्तान की टोटल के, तो फिर हम अंडर प्रेशर आ जाएंगे, क्योंकि चौथे दिन हमें बैटिंग करनी है। तो ये टेक्निकल चीज है। ठीक है, साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स ने बयान दिया, वो पहले दूसरे दिन की पिच पे जिस तरह से बैटिंग हुई है उसके लिहाज से, लेकिन जरूरी नहीं है कि चौथे और पांचवें दिन भी ऐसे ही हो सकता है कि इसका रिजल्ट आए। अच्छा, तो अब हमने अगर काबू करना है इंग्लिश बैटर्स को, तो हमें क्या इस्तेमाल, हमें अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज करना चाहिए, अपने फास्ट बॉलर्स को करना चाहिए, क्या हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, कल उन्होंने अटैक किया जैक ब्रॉडी ने अबरार को। उनको पता था कि एक बॉलर है जिसने पिछली सीरीज में भी हमें तंग किया, काफी विकेट ली थी, तो 4 ओवर में 31 रन उन्होंने दिए, और हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर है नहीं। और यहाँ पे कल आकर देखते हैं, इंग्लिश टीम ने 80 ओवर स्पिनर से कराए और 79 ओवर पेसर थे। तो यहाँ पे अगर अबरार को उन्होंने अटैक किया, तो दूसरी तरफ हमारे पास पार्ट टाइम सलमान अली आ गए हैं, तो दूसरा एंड हमारा खाली हो जाएगा। तो इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी होगी कि वो अबरार पे अटैक करें। शाहीन ने बहुत अच्छी बॉल नहीं की कल, पेस भी नहीं थी उनकी, और 2 बॉलर पे रिवर्स स्विंग के चांस है, आमिर जमाल और नसीम शाह की। अगर वो रिवर्स करते हैं, और पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, रन बहुत ज्यादा है। और क्या स्ट्रैटेजी थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकती है कि सऊद भी आपको पता है गेंद कर लेते हैं, साइम भी गेंद कर लेते हैं, मतलब कहीं किसी मौके पे उन्हें भी लाया जा सकता है, या फिर बस जो बाय द बुक है वो उसी पे चलना चाहिए? नहीं, जाना चाहिए। साइम अयूब ऐसे बॉलर है जो रीड नहीं हो पाते, आपने पीएसएल में भी देखा और दूसरे मैचेस में भी अगर देखा, चैंपियंस लीग कप में भी, तो वो रीड नहीं होते, तो उनको आजमाना जरूरी है अगर तो आउट नहीं हो रहे। और अगर साइम अयूब और सऊद शकील भी आउट नहीं करते, तो इसका मतलब है कि मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा या हमें मुश्किल हो सकती। आगा सलमान है, सऊद हैं, साइम है, उनको हम यूज कर सकते हैं। हाँ, ये सारे पार्ट टाइम बॉलर है। हमें स्पेशली मेरे ख्याल से एक नोमान अली या कोई भी एक स्पिनर मिसिंग है जो कि स्पेशलिस्ट स्पिनर हो। अच्छा, आज ही फैसला हो जाएगा या फिर मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड होगा ये मैच? व्हाट डू यू थिंक? आज अंदाजा हो जाएगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। इंग्लैंड अगर करीब आ जाता है तो फिर मुश्किल हमें हो सकती है। थर्ड इनिंग हमेशा हमारा रिकॉर्ड रहा है कि बहुत अच्छी नहीं खेलते हैं जब अंडर प्रेशर आते हैं। अगर इंग्लैंड से 150 की लीड ले लेते तो पाकिस्तान अपर हैंड है फिर तो। अच्छा, तो अगर ये बड़ी लीड ले लेते हैं तो अब क्या होगा? आपको लगता है कि वापस प्रेशर जो है वो हम पे आ जाएगा डिस्पाइट हैविंग डन सो वेल हमारी अपनी पहली इनिंग में? ये देखिए, काफी दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने लीड ली है, 100 रन की लीड ली है, और दूसरी टीम ने हमें थर्ड इनिंग में हमें परेशानी हो जाती है, हम आउट हो जाते हैं। अगर हम 150 पे आउट हो गए और 100 की लीड ले भी ली है,
तो फिर 250 रन रह जाएंगे इंग्लैंड को करने के लिए। ये सारी चीजें ध्यान में होंगी, जैसे गिलेस्पी के भी और शान मसूद के भी, कि हमें आज इनको आउट करना है और एक लंबी लीड लेनी है। अगर तो वो करीब पहुंच गए तो फिर मैच तो बराबरी का हो गया ना। अच्छा राशिद भाई, एक ज़रा चूँकि हमें प्यार है बाबर से तो हम उनकी बात कर लेते हैं। कल हमने अहमद से भी बात की थी, उन्होंने बड़ी तफसील से बात की कि स्पेस से निकलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका ज़ाहिर इतना तजर्बा है, कोई बल्लेबाज जो कि वर्ल्ड क्लास बैटर हो, इसमें कोई शक ना हो, अगर इस तरह फंस जाए किसी भंवर में, टॉर्नेडो ही हम कहेंगे उनकी ज़िंदगी का और है, ये ज़रा कंसिस्टेंट हो गए, ये बड़ा, और अब तो कप्तानी का बोझ भी हट गया है, क्या करें वो? क्या आपको लगता है कितना वक्त लगता है, क्या वजूहात हो सकती हैं कि वो नहीं निकल पा रहा है इस फेस में से? लेकिन इसमें टेक्निकल चीज ये है कि जिस तरह से वो T20 खेलते हैं या ODI खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी उसी तरह से खेलना चाह रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। टेक्निकल चेंजेस करनी होती है। जितने भी प्लेयर हैं, जो रूट को ले रहे, विराट कोहली को या किसी को भी आप देखते हैं टॉप क्लास प्लेयर स्मिथ को, वो टेक्निकल चेंजेस करते हैं। इनका आप देखिएगा, अगर वीडियो अगर आपके पास हो तो ये पिच स्टंप के बीच में खड़े होते हैं, जो कि ऑफ स्टंप के लिए बहुत मुफीद है कि आप ड्राइव मारते हैं, कट मारते हैं, ऑफ ड्राइव मारते हैं, लेकिन ऑन ड्राइव के लिए वो मुनासिब नहीं है। नया बॉल लिया, नया बॉल पड़ के जरा स्किड होता है, तेज आती है, तो वो वहीं पे खड़े होकर ऑन खेल गए, लेकिन स्टंप के बीच में थे, इनको जरा बाहर करना, टेक्निकल चेंजेस करनी पड़ती है किसी भी प्लेयर को, और ये पता है, उनको पता होगा। तो हमें उम्मीद है कि ओवरऑल के प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी माइनर सी एडजस्टमेंट अगर वो कर लेते हैं तो कारकर्दगी में फर्क जरूर आएगा। अच्छा, जब इतने स्टार प्लेयर हो या फिर प्लेयर भी ना कहें, जब इतने बड़े स्टार हो और वक्त अच्छा ना गुजर रहा हो, तो लोगों का एक एडवाइस होती है, ये मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रही, वैसे ही कह रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए सीन से हट जाएं और फिर वापस आएं, एंड ऑब्वियसली दे विल बी अ गुड चेंज, रेस्ट लें बेसिकली। लेकिन क्रिकेट में भी अगर हम बाबर की बात कर रहे हैं तो वुड इट बी गुड एडवाइस कि वो आप रेस्ट लें, या फिर एक रोटेशन पॉलिसी होती है ना जहाँ ऑटोमेटिकली रेस्ट हो ही जाता है? और राशिद भाई, एडिंग टू दैट, हमारे यहाँ आपको नहीं लगता एक अजीब मायूब समझा जाता है, बुरा समझा जाता है अगर कोई थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ले? नहीं, उनको सजेस्ट हमने तो यही किया था कि चैंपियंस कप जो हुआ है फैसलाबाद में, उसको रेस्ट लेना चाहिए था उनको, उसको अपनी कंटिन्यू वहाँ पे सेंचुरी भी किया। हालांकि आगे जाके अब देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट हमारी इतनी जल्दी है नहीं। टेस्ट क्रिकेट की अगर आप बात करेंगे रेस्ट लेने की, अभी हमारी 5 इनिंग्स बाकी हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट इनिंग में वो कम बैक कर जाएं, और फिर नेक्स्ट जो टेस्ट मैच है वो भी मुल्तान में ही है। मेरे ख्याल से ये 3 टेस्ट मैच उनको खेल लेने चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि कितना रेस्ट लेना है। चलिए, लेट्स सी, एंड होपफुली आज का दिन हमारे लिए अच्छा साबित हो और कोई शक्ल निकल आएगी, तो फिर हम कल आपसे दोबारा बात करेंगे राशिद भाई। हाँ, और जल्दी जल्दी हम आउट करें ना, बात तो फिर वहीं बनती है। और हमने जो इतना अच्छा स्कोर किया अपनी इनिंग्स में, उसका कुछ फायदा हो ना, उसको आगे लेके जाएं बात। शान जाहिर है कि कैप्टन भी लीड भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी उन्होंने अच्छी की है, फील्डिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे आई रियली फील बैड फॉर बाबर बिकॉज लाइक ऑलमोस्ट 3 of our batters have scored centuries and एक 82 and he wasn't one of them. So yeah. Although expectation बट कोई नहीं, हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं, गुड लक सारी आपके साथ हैं। कम बैक इन द नेक्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग में आप वापस आए, जम कर खेलें। और अगर हम वाइद में बाबर की बात कर ही रहे हैं, तो फिर आपने रिजवान को भी देखा तो वो तो बिल्कुल ही वेंट आउट ऑन डक, तो वो भी हो जाता होता है ना। अच्छा जी, आपको बताएं कि गुज़िश्ता 3-4 साल में पाकिस्तान के साहिली इलाकों, ख़ास तौर पर कराची शहर को कई बड़े समुद्री तूफ़ानों का ख़तरा जो है वो रहा है। अक्सर हम जिक्र भी करते हैं, बड़े अजीब-व-गरीब नाम भी होते हैं। हुकाम ने हंगामी तैयारियां की, कई बार कई इलाके खाली भी कराए गए, उनकी वैक्यूएशन हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कभी किसी तूफ़ान ने खदशात के मुताबिक नुकसान नहीं पहुँचाया। अब एक बार फिर ऐसी ही वार्निंग जो है वो दी जा रही है। NDMA ने अलर्ट जारी किया है कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में तीसरे हफ्ते में बहरी अरब का एक तूफ़ान पाकिस्तान का रुख कर सकता है, और ये कितना संजीदा मामला है, क्या तैयारी रखनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। यू नो हु वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू, चीफ मिनिस्टर सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और यूनिक नाम भी होते हैं हर दफ़ा तूफ़ान के। तो एक तो सरदार साहब, क्या इसका नाम डिसाइड हो गया है, और ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है हमारे साहिली इलाकों के लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तक वो इत्तेफाक से लो प्रेशर भी नहीं बना। लो प्रेशर बनने के बाद कोई चौथी 5वीं स्टेज पे जाए साइक्लोन बनता है, यानी लो प्रेशर, फिर वेल मार्क लो, फिर डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन, फिर साइक्लोन।
तो अभी तो कुछ कहना कबल ज़रूरत है कि बनेगा भी कि नहीं, क्योंकि उतने फेवरेबल वैसे बाय द वे सीजन तो है, ये पोस्ट मानसून सीजन जो होता है अक्टूबर नवंबर, इन दो में भी दोबारा डिप्रेशन या साइक्लोन्स बनते हैं इन एरियाज में। और क्लाइमेटिकली ये होता है कि एज कम्पेयर टू जो मई और जून के साइक्लोन्स के मुकाबले में इनका ट्रैक ज्यादा वेस्टवर्ड ओमान की तरफ जाता है, आती है। और बना तो मतलब उसका ज्यादा चांस के कंडीशन में अभी भी लेयर्स देख रहा था, तो कोई भी मॉडल पाकिस्तान के साइल के करीब तो नहीं ला रहा, मुझे तो कंफर्म नहीं लगता बन जाए साइक्लोन। ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन बनता है और ज्यादा ओमान की तरफ जाने के चांसेस हैं। अच्छा, तो बेसिकली ऑब्वियसली एनडीएमए की तरफ से वार्निंग तो आ गई, लेकिन आपकी नज़र में, आपकी एक्सपर्टीज़ में ये कोई इतना हमारी तरफ हमें ख़तरा नहीं हो सकता, इससे हमारी तरफ ना आएगा, यही आप कह रहे हैं ना? हम सही समझे? बिकॉज ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम ज़रा इजी कर दें लोगों को, वरना एक ख़तरा हमेशा रहता है। हमें अभी तक वो बिपर जॉय जो था पिछले साल वाला वो भी याद है, जिसके इंतज़ार में ही बैठे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो उस तरह आया नहीं। जी मैं बता रहा हूँ कंडीशंस आपको पता है कि हर असल में ये है कि 2 दिन पहले यानी एक कुछ मॉडल्स ग्लोबल मॉडल्स ऐसे हैं जो 15-15 20-20 दिन की फोरकास्ट करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर 6 घंटे बाद मॉडल का नया रन आ जाता है, नेक डाटा की बेस पे वो नया रन चलाते हैं और नया मॉडल आ जाता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो चारों यानी दिन में 4 रन उनके होते हैं, तो चारों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो किसी एक पे आप वो देख कर ना तो फौरी तौर पर किसी मतलब कंक्लूड नहीं कर सकते कि हाँ बस इसने आना ही आना है, ऐसा नहीं है। वो कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। अब मैं इस वक्त की कंडीशंस के मुताबिक कह रहा हूँ कि इस वक्त की कंडीशंस के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि ये साइक्लोन भी बने, और अगर बना भी तो ज्यादा इम्कान यानी 70 से 80% इम्कान ये है कि ओमान की तरफ जाएगा। अपर एयर की जो विंड्स होती है ना बेसिकली वो इस वक्त इस तरह से उनका पैटर्न है। अच्छा, अब ओवरऑल हम मौसम की भी बात कर लें। सरदार साहब, मौसम में तब्दीली कब तक ऑब्जर्व की जा सकेगी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में? देखिए वही अक्टूबर के यानी कोई मिड ऑफ अक्टूबर कह लें या अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से जाके थोड़ी बहुत खुनकी शुरू होती है शुमाली इलाका जात में ना। आपको पता है अभी तो दिन में काफ़ी तेज़ धूप होती है और रात की अलबत्ता खुनकी जी शुरू हो जाती है अक्टूबर के आखिरी जो 10 दिन होते हैं उससे या फिर नवंबर में जाकर। और इधर आपने कराची में देखा, यहाँ तो दोबारा से जैसे अक्टूबर रवायती तौर पर गर्म होता है, तो पिछले 3 दिन से तो काफी गर्मी पड़ रही है। तो अगला हफ्ता कराची में ये नहीं, अगले वीकेंड तक या मंडे तक ये 38-39 इसी रेंज में रहने का इम्कान है टेम्परेचर कराची में। यहाँ तो गर्म मौसम है और यहाँ तो हम कोई मिड ऑफ नवंबर से पहले ना कोई ऐसा उसमें बेहतरी तो कोई खास वो नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जी जैसे कि बहुत शुक्रिया सरदार साहब, और हम भी आपको तंग नहीं करेंगे क्योंकि हम हाल में रहते हैं कि आप बताएं हमारा मौसम कब बदलेगा। लेकिन एक जगह जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं वो है अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा, जहां सदी के ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन का खतरा है और तूफान जो है वो लग ऐसा रहा है कि जुमेरात को विच इज टुमारो रियासत से टकराने का अंदेशा भी है और मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट भी किया जा रहा है और कारोबार वगैरह जो है उनको कहा जा रहा है उनको बचाने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। कुछ वो सैंड बैग्स रखे जा रहे हैं, शीशे कवर किए जा रहे हैं और तूफ़ान मिल्टन टैंपा की जाने बढ़ रहा है। ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि समंदर में लहरें 15 फुट तक बुलंद हो सकती हैं। सो फ्लोरिडा में कोई बहुत ही यूनिक फिनोमेना नहीं है समुद्री तूफ़ान, लेकिन उसमें भी ये एक सदी का सबसे ख़तरनाक तूफ़ान करार दिया जा रहा है। हाँ एब्सोल्युटली। तो ये भी बता दें कि आपको ग्लोबली जो है वो मौसम अजीब व गरीब वैसे तो अब कुछ सालों से होना शुरू हो गया है। अच्छा जी, एक और फिनोमेना वेल हम इसको क्या कहें कि कभी आपने सुना है कि आप जी जहाज़ आपने कहीं ट्रैवल करना हो और आप जब एयरपोर्ट पहुंचे तो आपको ये पता चले कि जहाज़ जो है वो 2.5 घंटे पहले उड़ चुका था और आपकी फ़्लाइट का टाइम सही हो, मतलब आप सही टाइम पे पहुंचे हो, आए हो, आप अपने टाइम से आए हो कि मैं 2-3 घंटे पहले ही आ रहा हूँ, लेकिन आपके आने से पहले फ़्लाइट खुदाफिज हो चुकी हो। तो ये हुआ है किधर जी? टोरंटो में। और ये हुआ है, ये तसव्वुर भी कर लिया और 2.5 घंटे पहले जहाज़ उड़ चुका था। आप पर क्या बीतेगी ये तो आप ही जानेंगे, ये हम सब महसूस कर सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं। हमारे साथी हैं तारिक अबुल हसन, उनसे मालूम करते हैं कि ये नित नए तरीके
कौन ईजाद कर रहा है? हमारे साथ एक दफ़ा ये हो चुका है। ठीक है तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथी हैं, एविएशन के मामला देखते हैं। तारिक साहब, फ्लाइट लेट होना सर्टनली मामूल की बात है, अब PIA वाले इतनी परवाह भी नहीं करते, लेकिन ऐसा क्या था कि तैयारा अपने मुकर्ररा वक्त से पहले ही लेकर उड़ गए? एक तो वजह इसकी यह है कि PIA के पास तैयारों की शदीद कमी है, स्पेयर पार्ट्स बर वक्त दस्तियाब नहीं है। कोई जहाज़ टेक्निकल होता है, कोई फ़नी ख़राबी होती है तो तैयारा लंबे अरसे के लिए ग्राउंड हो जाता है और फ़्लाइट के लिए बर वक्त दस्तियाब नहीं होता। तो अब हम जो PIA की टोरंटो फ़्लाइट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है वो PIA तर्जुमान का ये कहना है कि ये परवाज़ कराची से रवाना होते हुए ही पहले से ही प्लान था कि ये 2.5 घंटा पहले ऑपरेट होगी, और कराची से भी ये 2.5 घंटा पहले गई थी और इस बारे में बता दिया गया था। जब ये फ़्लाइट टोरंटो पहुंची है तो फ़्लाइट के पहुंचने से पहले ही तमाम पैसेंजर्स को आगाह कर दिया गया था। ये कहना है PIA तर्जुमान का कि परवाज़ जो है वो 2.5 घंटे पहले रवाना होगी, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि PIA के पास तैयारे की कमी थी। इस तैयारे ने जो फ़्लाइट करनी थी उसको वापस आकर एक और फ़्लाइट पर जाना था, इसलिए फ़्लाइट शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए इस परवाज़ को कराची और टोरंटो दोनों जगह से 2.5 घंटे पहले ऑपरेट किया गया। अच्छा, तो फिर ये बताइएगा कि ऑब्वियसली जाहिर है कि इस हरकत से मुसाफिर जो थे वो बिल्कुल ही खुश कौन होना, किसने होना था, तो उन्हें सख्त शिकायत हैं। तो जब एयरलाइन ये कहती है कि उन्होंने पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया था, तो इसका तरीका क्या होता है, किस तरह इन्फॉर्म किया जाता है? क्या उनको SMS, ईमेल वगैरह ये सब कुछ करते हैं, या फिर ख़ुद पैसेंजर्स को कॉन्फर्मेशन लेना चाहिए? क्योंकि हमेशा कभी कभार ये होता है कि बुकिंग किसी और ने कराई होती है तो फ़ोन नंबर वगैरह और ये सारी चीज़ें भी किसी और ने अपनी दी होती हैं, नॉट ऑफ द पैसेंजर, जैसे बुज़ुर्ग वगैरह जब ट्रैवल कर रहे होते हैं। जी, PIA 3 तरीके से मुसाफिरों के साथ रब्ता रखती है अपनी फ़्लाइट के लिहाज से। सबसे पहले तो उन्हें टेलीफोन कॉल्स की जाती हैं, दूसरे नंबर पे उनको SMS किए जाते हैं, और तीसरा अगर ईमेल एड्रेस मौजूद हो तो ईमेल भी किया जाता है। और इस सिलसिले में मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो फ़ोन करके कंफर्मेशन की जाती है कि पैसेंजर्स को जो है वो इत्तला मिल गई है या नहीं मिली है, और बाकायदा इसकी एक लॉग बुक तैयार होती है जिसके अंदर लिखा जाता है कि पैसेंजर से रब्ता हुआ या नहीं हुआ। इस फ़्लाइट के अंदर और मजमूई तौर पर एक मुश्किल सूरत हाल ये है कि मुसाफिर जो है वो अपना सही टेलीफोन नंबर नहीं लिखा पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुसाफिर अपनी बुकिंग कराते हुए एयरलाइन के पास अपना सही नंबर दर्ज करें, ताकि उन्हें अगर फ़्लाइट में कोई तब्दीली है तो उससे बर वक्त आगाह हो सकें। दूसरी एक अहम वजह यह है कि ये ट्रैवल एजेंट्स के ज़रिए जो बुकिंग्स होती हैं उसमें ट्रैवल एजेंट्स जो है वो ख़ुद अपना नंबर डाल देते हैं, क्योंकि बाज़ वक्त पैसेंजर की तरफ से टेलीफोन नंबर दस्तियाब नहीं होता है। तो जब कॉल जाती है तो ट्रैवल एजेंट को जाती है, और ट्रैवल एजेंट की फिर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसेंजर को बताए, और कोताही बाज़ वक्त ट्रैवल एजेंट के एंड पे भी होती है कि बर वक्त पैसेंजर को नहीं बताया जाता, और जिसकी वजह से जो है वो ये फ़्लाइट के मुतालिक इत्तला नहीं है। ये ट्रैवल एजेंट वाला भी मसला होता है एक्चुअली, ट्रैवल एजेंट से रब्ता नहीं हो पा रहा होता, टाइम जोन कोई और होता है, ट्रैवल एजेंट के पास इंफॉर्मेशन होती है वो आपको नहीं इन्फॉर्म करता, बट या मुसाफिर रुल जाते हैं ऐसे में। बट आई वंडर कि PIA would they have gone to any lengths के मुतअद्दिद दफ़ा ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह बता दें कि 2.5 घंटे जहाज़ पहले उड़ा है। हाँ, ये और दूसरा ये है कि अगर आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है और मतलब इतना आप टोरंटो से पाकिस्तान आ रहे हैं, इतनी लंबी फ्लाइट, तो खुद भी चुकन्ने हो जाएं और थोड़ा सा पता करते रहे। एज इट इज यूजुअली होता पता क्या है कि लोग लेट पे फिक्र कर रहे होते हैं कि जहाज तो जी लेट ही होगा तो हम पता कर लें। श्योर, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग 24 आवर्स पहले से आप उस जोन में तो आ जाते हैं ना कि यू आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग, क्योंकि ये बड़ा रेयर फिनोमेना है कि जहाज जो मुकर्ररा वक्त है उससे पहले उड़ जाए। मेरे साथ 2 बार हो चुका है, तभी रेयर नहीं। कैन यू इमेजिन मतलब लाइटनिंग स्ट्राइकिंग ट्वाइस हैपेंड टू मी। ये खबर है बहुत ही अफसोसनाक कहें इसको, गुजरांवाला से खबर है, प्लीज बताएं। 3 बच्चों से बदफेली का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल है इसकी CCTV। मुलजिम ने सोए हुए बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया है। जानवर ही हो सकता है ना कोई। लोगों में बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े का मुकदमा थाना सदर के इलाके अटावा में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि वो नशे की हालत में था। मुलजिम के खिलाफ पहले भी ज़्यादती का एक मुकदमा दर्ज है, मतलब रिपीटेड ऑफेंडर है। मुतासरा बच्चों की उम्रें क्या हैं? 8 से 12 साल के दरमियान। वाक़े के बाद मुतासरा बच्चों से बच्चा और मदरसा मुंतज़िम ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। ये सब कुछ ये बाय द वे मदरसे में कोई बंदा नहीं, ये बाहर से कूद के आया था जी मदरसे में।
मतलब ये एक और एक लेवल है कि क्या सोच है और पुलिस का कहना है, आपको बताएं कि वुरसा की तरफ से दरख्वास्त मिलने पर मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा और मुतासरा बच्चों और मुलजिम का मेडिकल भी कराया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? कॉरेस्पॉन्डेंट विद अस जिससे जी मतलब ये समझ नहीं आ रहा, एक तो वो एडिक्ट है, नशाई है, और ऊपर से बच्चों के साथ ये कर रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। राना सर, ये बताएं कि ये इस नौयत का ऑब्वियसली पहला वाकया रिपोर्ट नहीं हो रहा और ऐसी इतलात जो है ये आती रहती हैं मुख्तलिफ मकामात से, मदरसों से भी बहुत आती हैं, या कोई और हो, हर जगह से आती हैं। तो इस बार ये शिकायत पुलिस तक कैसे पहुंची, इसकी जरा बैकग्राउंड बताएं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले भी इस तरह के वाक़यात इक्का दुक्का रिपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन ये वाक़या जो है ये कुछ इस तरह से है कि थाना सदर का इलाका है अटावा, जहाँ रेलवे फाटक के करीब एक छोटा सा मदरसा है। उसमें ये जो मुलज़म है सईदुर रहमान मकामी रहायशी है। ये मदरसा की बैरूनी दीवार फलांग कर दाखिल होता है और मदरसा में फ़र्श पर सोए हुए जो कम उम्र बच्चे थे, तालब इलम थे, 12 साल के करीब तमाम की उम्रें हैं, ये 3 बच्चों को बारी बारी ज़्यादती का निशाना बनाता है। जब ये मुलज़म वहाँ से फ़रार हो रहा था तो एक तालब इलम जो ज़रा बड़ी उम्र का है उसने इस मुलज़म को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। 4 सितंबर की रात 11:30 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया, लेकिन जो मदरसे की इंतज़ामिया है, जो मुंतज़म हैं, उन्होंने ना तो पुलिस को इस बारे में आगाह किया और ना मकामी किसी जो लोग हैं उनको बताया, और ना ही ये जो बच्चे हैं उनके वालिदैन को इस बारे में आगाह किया। उनका ये मौक़िफ़ है। जब पुलिस ने इस सारे मामले में उनसे पूछताछ की, उन्होंने कहा कि मदरसे और बच्चों की बदनामी के डर से वो खामोश थे। उन्होंने बताया कि वो लोहियांवाला में एक दूसरा मदरसा भी चलाते हैं और जब ये वाक़या पेश आया वो मदरसे में मौजूद नहीं थे बल्कि दूसरे मदरसे में गए हुए थे, लेकिन जब वापस आए तो उन्होंने पुलिस को बताने की बजाय इस वाक़े को छुपा लिया। तो अब इसकी जो फुटेज है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मदरसा में कैमरे लगे हुए थे, CCTV फुटेज वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर इक़दाम किए, मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया और अब इसकी तहकीक जारी है। अच्छा, ये फुटनोट जो हमें देख रहे हैं हम उनको बता दें, छुपाना इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कुड डू। मतलब ये सबसे बुरी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके बाद ये बदनामी ना हो तो फलाना ना हो, आप छुपाना शुरू कर दें। अंदाज़ा करें कि वो ट्रॉमे का लेवल क्या होगा उन बच्चों के लिए। And those kids also need medical attention. By the way. मतलब क्या छुपा रहे हैं उनको, मतलब आपको तो उनको पूरी रिकवरी चाहिए उन बच्चों को इस चीज़ से निकलने के लिए। अब ये इतराफ़े जुर्म तो कर चुका है, पुलिस का क्या प्लान है, क्या केस बना रहे हैं, कितना मजबूत केस बना रहे हैं? आज देखें, जो मुलज़म पुलिस की हिरासत में है उसने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है, और दूसरा जो CCTV फुटेज है वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है मुलज़म के ख़िलाफ़। पुलिस का कहना है कि जो बच्चे ज़्यादती का शिकार हुए हैं उनमें एक मकामी बच्चा है, जो 2 बच्चे हैं उनमें से एक मानसेरा का रहायशी है और दूसरा गुजरात का रहायशी है। ये बच्चे यहाँ पर ज़ेरे तालीम थे। उन्होंने कहा कि मुंतज़िम का जो रोल है, क्योंकि उन्होंने बर वक़्त पुलिस को आगाह नहीं किया, वो गैर ज़िम्मेदारी वाला रोल है। इसकी वजह से मुंतज़िम से दरख्वास्त नहीं ली गई अंदराज मुकदमा के लिए। बच्चों के वालिदैन से रब्ता किया है, उनकी तरफ से तहरीरी दरख्वास्त आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बच्चों के मेडिकल करवाए जा रहे हैं और मुलज़म का DNA टेस्ट भी होगा। पुलिस का ये कहना है कि तमाम पहलुओं से पुलिस इसकी तहकीकात करेगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इस मुलज़म को सज़ा दिलवाई जा सके। यहाँ ये बात अहम है कि ये जो मुलज़म है सईदुर रहमान, ये 2021 में भी एक बच्चे को ज़्यादती का निशाना बना चुका है। ये ज़मानत पर रिहा होकर आया है और इसने दोबारा ये दूसरी मरतबा घिनौना जुर्म किया है। पुलिस का ये कहना है कि मजबूत केस बनाया जाएगा कि अब इस मुलज़म को यकीनी बनाया जाए कि ये जेल में रहे, ना इसकी ज़मानत हो बल्कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जा सके। इवन मोर ट्रेजिक कि ये ऑलरेडी एक ऑफेंडर है, मतलब पहले भी ये हरकतें हो चुकी हैं। इसीलिए बाहर के मुल्कों की तरह हमारे पास एक रजिस्ट्री होनी चाहिए कि जिन इलाकों में अगर आप कोई सेक्स ऑफेंसेस इस किस्म के हैं आपके और आप वापस आएँ कम्युनिटी में रहने के लिए, तो एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे बीच में कौन रहता है।
अच्छा, फाइनली राना अंसर ये भी बता दें हमें कि ये अब ऑब्वियसली ये सारी बात सामने आ गई है, इस तरह के हसास मामलात में अहले इलाका और बाअसर अफराद का बड़ा किरदार होता है, तो इस दफ़ा क्या ये लोग विक्टिम के साथ हैं या मुलजिम को बचाने की कोई सोच रखते हैं? हालांकि ये तो ऑलरेडी ये तो पहले भी कर चुके हैं, आदि मुजरिम है। इसकी वायरल हुई, उसमें देख सकते हैं कि फर्श पर ये बच्चे सोए हुए थे, मतलब मुनासिब सहूलियात नहीं है, ना कोई वहाँ पर ऐसा शख्स है जो मदरसा की इंतज़ामिया ऐसी है जो हर वक्त बच्चों की देखभाल कर सकता है, क्योंकि जो वालिदैन दूर दराज रहने वाले हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने एक ऐसे मदरसे में बच्चों को छोड़ा हुआ है। मदरसा इंतज़ामिया की जहाँ ये जिम्मेदारी है, तो जो करीब रहने वाले लोग हैं वहाँ भी सवाल पैदा होता है कि 4 अक्टूबर की रात को जब ये वाक़या पेश आया तो क्यों किसी ने पुलिस को नहीं बताया? अगर किसी को इल्म था तो क्यों किसी ने अपने तौर पर यह इकदाम नहीं किया? अब ये फुटेज वायरल हुई है तो पुलिस ने ये सारी कार्रवाई की है, लेकिन जो मकामी अफराद हैं, जब से ये केस सामने आया है पुलिस ने इसको मुलज़म को गिरफ्तार किया है। वो जो लोग हैं वो ना सिर्फ इस वाक़े को कंडेम कर रहे हैं बल्कि मकामी लोगों की तरफ से सख्त गुस्से का इजहार भी किया गया है और ये कहा जा रहा है कि मुलज़म को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। वालिदैन की भी क्या मजबूरियाँ होती हैं कि इतने दूर दराज छोटे छोटे बच्चों को वो छोड़ देते हैं। आई गेस वो क्योंकि वो खुद उनकी टेक केयर नहीं कर सकते और उनको लगता है कि यहाँ इनकी कोई तरबियत भी हो जाएगी। लेकिन फॉर अ पर्सन लाइक माई सेल्फ एक सोच भी कि अपने बच्चे को कहीं दूर भेज दो, और वो भी इन दिस डे एंड एज जहाँ ये आए दिन इस किस्म की खबरें आ रही होती हैं। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें। सॉरी, पता नहीं हम ये क्यों बात करने से घबराते हैं, कतराते हैं। हम पहले तो बहुत होती थी। इफ़ यू कांट अफोर्ड प्लीज़ बच्चे पे बच्चा पैदा ना करें, खुदा का खौफ करें, इन आने वाले नस्ल पे, इस आने वाली नस्ल पे रहम करें। और अगर आप इनको एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छे लेवल का मदरसा या स्कूल फराहम नहीं कर सकते तो प्लीज़ इनको इस दुनिया में लाने का सबब ना बने। 100% अग्रीड। हैविंग सेड दैट, ये जो किस्से हैं सारे, ये जो हरकतें हो रही हैं, ये अस्पतालों में, ब्रिजेस पे, घरों में, मतलब ये हर जगह हो रहा है। और एक और जो फिनोमेना है, और एक और भी है ना कि वो बेटों की ख्वाहिश में बेटियों की एक लाइन लगाएं आप। मतलब स्टॉप दिस नाउ। बेटी आपकी उतनी ही औलाद है जितना आपका बेटा औलाद है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं, कौन मान रहा है इधर? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तकलीफ होती है कि हम 2024 में बैठे हुए हैं, हमने दुनिया एक देख ली है, उसके बावजूद नहीं जिसने मानना या नहीं समझना उसने नहीं समझना। मतलब अच्छा, एक और चीज़ बाय द वे, आगे एक और चीज़ जिसको हम नहीं मानेंगे वो है पोलियो। कि अब लगता यही है कि पोलियो फ्री पाकिस्तान की जो मंजिल है ना वो करीब आने के बजाय दूर ही चली जा रही है। एंड दिस इज सो ट्रेजिक। वी आर लिटरली द ओनली वंस लेफ्ट दुनिया में जहाँ फिर भी पोलियो ख़त्म होता है, सिंगल डिजिट्स में कोई फिगर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हम ऊपर पहुँच जाते हैं क्योंकि फिर हमें दिमाग में कुछ होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई हम अपने बच्चों को ये कतरे क्यों पिलाएं। ये बात है। तो हम पिछली वाली बात पे क्या रोएंगे? अभी तो हम पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे। कल सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो के मजीद 4 केसेस सामने आए हैं। रबा साल रिपोर्ट होने वाले केसेस की मजमूई तादाद हो गई है 32। बड़ी अलार्मिंग बात है। जैकबाबाद की तहसील ठल है, पोलियो वायरस के 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। एक केस कराची के ज़िला मलीर की तहसील बिन कासिम और एक केस ज़िला डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट हुआ है। मुहिमात हो रही हैं, इसके बावजूद केसेस में इजाफा हो रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए एम्बैरसिंग भी है, रिपरकशंस भी हो सकती हैं, यानी कि इसके असरात भी हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छे ना हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे से मुताल्लिक़ क्या कहा था, सुन लें। देखिए, हमने पोलियो की मुहिम का आगाज़ किया है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये मुहिम इंशाअल्लाह बड़ी काबिल टीम की निगरानी में लॉन्च हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का जो एक दाग है पाकिस्तान के माथे पर, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये बीमारी पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए चली जाएगी और दोबारा कभी वापस नहीं लौटेगी। अच्छा, द ट्रेजेडी इज़ के चंद साल पहले पोलियो के केसेस थे ना, वो केपी और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से रिपोर्ट होते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शहरी इलाकों से भी ये केसेस जो हैं ये सामने आ रहे हैं, जो कि डेफिनेटली ज़्यादा कंसर्निंग बात है, ज़्यादा तशवीशनाक बात है। ये सेनेटर आयशा रज़ा फ़ारूक ने हमारे ही प्रोग्राम में पोलियो केसेस में इजाफे की वजह बताई थी और इस वजह को दूर करना अब हुकूमत की जिम्मेदारी है।
लेट्स रीविजिट इट। पिछले 1-2 सालों में कैंपेन्स चलाए गए हैं, उनमें कवरेज जो था वो तसल्ली बख्श नहीं था, कैंपेन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जो हमारे डिमांड बेस्ड रिफ्यूज़ल बढ़ रहे थे, जो कम्युनिटीज़ थी वो पोलियो की वजह से नहीं बट उनकी और डिमांड्स थी कि जी साफ पीने का पानी मिले, सड़क बनाई जाए, ये बढ़ रहे थे। तो हमारी जो हर 5 साल से कम बच्चे तक जो पहुंच थी, रसाई थी, वो अफेक्ट हुई थी। डिमांड बेस्ड रिफ्यूज़ल्स भी एक अलग फिनोमेना है कि जी हमें पानी दें, हमारी सड़क बनाएं, या हमारी सीवेज, ये नया है वैसे, सीवेज लाइन डालें तो हम फिर पोलियो के कतरे पिलाएंगे बच्चों को, वरना जाओ हम नहीं पिलाते। मतलब ये बिल्कुल एक निगोशिएशन हो रही है, एक सौदा हो रहा है कि हम बेशक हमारा बच्चा मतलब लंगड़ा लूला हो जाए लेकिन पहले सड़क तो बनवाओ। ये कोई बात तो हुई? कोई आपके लिए कोई काम करने आ रहा है और आप आगे से कुछ और डिमांड डाल रहे हो। व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद दिस? ये अगर टीम आपके घर तक पहुंच रही है, ये एक नेमत है, ये एक नेमत है जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही है। सो आप आई हुई सहूलत को ठुकरा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको एक और सहूलत चाहिए। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुआविन ख़ुसूसी हैं सेहत के, और आयशा रज़ा फ़ारूक साहिबा ने ये भी कहा था कि अब जो केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता 2-3 सालों में इफ़ेक्टिव कैंपेन्स नहीं चली हैं। सो डॉक्टर साहब, हम आपसे ही जानेंगे कि अब एकदम इजाफा जो स्पाइक देखी जा रही है केसेस में, नंबर बढ़ा है, अक्रॉस द कंट्री बढ़ा है, सिंध से भी रिपोर्ट हुए हैं केसेस, क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में इसकी? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी सारी गुफ्तगू सुन रहा था और पिछली खबर भी सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। जिस किस्म के हमें मसाइल हैं और हर मसला एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। पोलियो के बारे में बात करने से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि असल में पोलियो की ये जो सर्ज है ये, और जो लोग अभी आप बता रहे थे ना कि डिमांड कंडीशंस हैं, डिमांड बेस्ड रिफ्यूज़ल्स हैं, असल में पाकिस्तान का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं। और मैं सिर्फ हेल्थ सिस्टम नहीं बल्कि सोशल सेक्टर्स जो हैं हमारे, वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लोगों के अंदर जब इतनी ज़्यादा डेप्रीवेशन होगी तो वो हर वो मौका जिसमें वो कुछ हासिल कर सकते हैं वो उसके लिए डिमांड करेंगे। लोगों को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए हमें। आप ये देखें, मैं एक बड़ी डिफरेंट बात करने लगा हूँ। हम जब पोलियो पे बात करते हैं तो हम सिर्फ पोलियो के केसेस आ गए, बढ़ गए, कम हो गए, इसके ऊपर बात करते हैं और गवर्नमेंट अपनी अपनी जो है एक्सप्लेनेशन देती है इसके ऊपर। आप ये सोचें कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है पाकिस्तान में, जो यानी हिफाजती टीके बच्चों को लगाए जाते हैं और 10 से ज़्यादा बीमारियों से उनको बचाने के लिए, उसकी शरह पे आप ज़रा गौर करें। ये उसकी शरह ये है कि इस्लामाबाद और पंजाब में 90% बच्चे तक आप उनको इम्यूनाइज कर देते हैं। रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। बलोचिस्तान में ये 40% है। बलोचिस्तान से अगर आप नीचे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चले जाएं, पशीन में, बोलान में और केपी वजीरिस्तान के अंदर चले जाएं, 80% बच्चे आपके उनको रूटीन इम्यूनाइजेशन नहीं मिल रही। 80% तक ये शरह है। अलार्मिंग फिगर बता रहे हैं आप डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, एंड आई से दिस विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रूटीन इम्यूनाइजेशन बच्चों को नहीं देंगे, आपका रूटीन हेल्थ केयर सिस्टम नहीं चल रहा होगा, उसमें आप चाहते ये हैं कि पोलियो का उसको एरेडिकेट कर दें आप, बाकी तमाम चीज़ें वही रहें, लेकिन ये एक चीज़ आप पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म कर दें, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। ये हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जब तक हमारे यहाँ हर किस्म का इस्तेहकाम नहीं होगा, मैं सियासी, इकोनॉमिक और अखलाकी जो क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, वो जब तक हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे और सिस्टम लेवल पे इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, अपने हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, पाकिस्तान से पोलियो खत्म नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान, आपने बड़ी अच्छे से हमें समझाया कि हमारी बेसिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की ही ये हालत है और उसमें ही नेचुरली पोलियो भी आ जाता है। जब कोई उसकी तरफ जाता है पोलियो के लिए तो अलग भी एफर्ट कर रहे होते हैं, मुहिमात चल रही होती हैं, सारा कुछ चल रहा होता है। क्या तब्दीली भी तो कुछ सजेस्ट की जाए ना, मतलब क्या किया जा सकता है कि हमारे यहाँ जो घर में बच्चे पैदा होते हैं उनको ना कोई शनाख्ती कार्ड सर्टिफिकेट, वो इजाज़त ना हो कि जी आपने अस्पताल पहुँचना है या किसी हेल्थ केयर सेंटर पहुँचना है या किसी सरकारी दाई की निगरानी में ही बच्चे की डिलीवरी होगी, तब ताकि वो सिस्टम में आ जाए और उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी तभी जारी हो जब उसकी इम्यूनाइजेशन हुई भी हो। क्या किया जा सकता है? एक अलार्मिंग फिगर बता रहे हैं आप डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, अलार्मिंग फिगर बता रहे हैं आप डॉक्टर साहब। जी
प्लीज दोबारा कनेक्ट करें, हमारी ये डिस्कशन बड़ी ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब डेफिनेटली हैज़ अ पॉइंट कि पोलियो पे तो हम बाद में आएंगे, हमारी तो बेसिक चीज़ें ही नहीं हो रही, मतलब वो उसी की या तो सेंसिटाइज्ड ही नहीं है या फिर वो ही पुरानी आर्काइक माइंडसेट है कि भी पहले भी तो पूरी हमारी जनरेशन जो हैं इसी तरह ही घर में पैदा होती थी और कोई उनको इम्यूनाइजेशन वगैरह जो कि रेगुलर चीज़ एक अब बन चुकी है दुनिया में, नहीं पिलाई जाती थी और सब तंदुरुस्त हैं और बड़े हट्टे कट्टे हैं, तो हम क्यों अब करें? वो जो माइंडसेट है ना उसको बदलेंगे तो पोलियो तो बात की बात आती है कि पोलियो के बाद हम तो रेगुलर चीज़ ही नहीं उनको करा रहे। तो यस डॉक्टर साहब हैज़ अ पॉइंट कि हम लोग शायद कंसंट्रेशन जो है हमारी वो सिर्फ पोलियो हो रही है। डॉक्टर ज़फ़र से हमारा रब्ता नहीं हो रहा अभी, सो हम जैसे ही कनेक्ट करेंगे उनसे वापस जंप मारेंगे इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और हमने आपको पूरे दिन के लिए तैयार करना होता है। सो हम आपको जल्दी से ये भी बताएंगे कि बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान में बड़ा ही मकबूल है और घरों में भी बहुत मकबूल है, लेकिन आलमी सतह पर हमारा बड़ा नाम नहीं है। लोकल टैलेंट हमारा बहुत है, मतलब हम सब बचपन से अपनी गली मोहल्लों में बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलते हुए देखते हुए बड़े हुए। दिस इज लिटरली द इजीएस्ट थिंग। ये आप अपने बैकयार्ड में, आप अपने घर के छत पे अपने घरों के सहन में, मतलब ये लिटरली कहीं भी आप खेल सकते हैं। तो ये हमारी एक चीज़ रही है। हालिया कौमी बैडमिंटन चैम्पियनशिप में भी ये हमने देखा है कि ज़बरदस्त हमारी कारकर्दगी है। मर्दों का टाइटल जो है वो मुराद अली ने जीता और ख़वातीन में मुसलसल 8वीं दफ़ा माहूर शहजाद जो हैं वो चैम्पियन बन गई हैं। और माहूर के यहाँ चंद हफ्ते पहले ही बेटी की वलादत भी, शी हैड अ डॉटर। She had a daughter like 4 months ago and she is again a champion, माशाल्लाह। ये ज़बरदस्त बात है, ये कहानी तो हमने डेफिनेटली सुननी है। लेकिन दोनों ज्वाइन किया है, माहूर ने भी और मुराद अली भी हमारे साथ हैं। बहुत मुबारक हो आपको दोनों को। लेकिन माहूर आपकी की ज़रा कहानी में हमारा इंटरेस्ट इसलिए भी हो गया है बिकॉज वर यू एक्सपेक्टिंग व्हेन दिस वाज गोइंग ऑन, या फिर क्योंकि बेबी भी आपका रिसेंटली हुआ है, ज़रा बताएं अपनी ये पास्ट ईयर जर्नी का। जी बहुत शुक्रिया। ये 8वीं मुसलसल बार है कि मैंने अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड किया है। मेरी बेटी अभी 3 मंथ्स पहले ही पैदा हुई थी, तो जब मुझे पता चला कि नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है और फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उनसे डिस्कस किया कि इस तरह नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, तो उन्होंने कहा नेशनल चैम्पियनशिप आप भूल जाएं, बल्कि 4 मंथ से पहले तो आप ट्रेनिंग भी नहीं शुरू कर सकती। तो ये चीज़ सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि साल में एक ही बार नेशनल चैम्पियनशिप होती है और अपना टाइटल जो आप 7 ईयर्स से आपके पास हो उसको इतना इजीली किसी को देना वो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए मैं ये नेशनल चैम्पियनशिप ज़रूर खेलूंगी। और मैंने शुरू की अपनी ट्रेनिंग। और जब मैं कोर्ट में गई हूँ तो मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि जब मैं कोर्ट में आगे की तरफ मूव करती थी, स्टेप लेती थी, तो मुझसे वापस पीछे नहीं आ जाता था क्योंकि मेरी टांगों में बिल्कुल जान नहीं थी। काफी 1.5-2 हफ्ते की मेहनत के बाद फिर मैंने कोर्ट में मूवमेंट शुरू की। मैंने जिम जब गई हूँ तो जब भी मैं जिम जाती थी मेरे कोई ना कोई मसल में दर्द हो जाता था क्योंकि मेरे मसल्स बिल्कुल यूज्ड टू नहीं थे जिम। और जिस लेवल पे मैं पहले जिम करती थी उस लेवल पे मुझसे जिम भी नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी ट्रेनिंग और अपनी उस चीज को जारी रखा। मेरे कभी खेलते हुए मेरे शोल्डर में दर्द था, कभी नी में पेन था, मेरी बैक में पेन था, लेकिन उन चीज़ों के बावजूद मैं ट्रेनिंग करती रही। और फिर जब मैंने जिस दिन लाहौर आना था उससे एक दिन पहले ही रात में खेलते खेलते मेरी बैक में इतना बुरा जर्क आया कि मुझे लगा शायद मैं ये नेशनल चैम्पियनशिप मेरी मिस हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से 3-4 फिजियो सेशंस के बाद जाके मेरी बैक ठीक हुई। मैंने टूर्नामेंट खेला, टूर्नामेंट में भी मुसलसल मेरे जिस्म में पेन रहा है, लेकिन फिजियो सेशंस की मदद से मैंने अपने मैचेस को जारी क्या जर्नी है। मुझे ना मेरे जहन में एक स्क्रिप्ट बन गया है और एक फिल्म चल रही है कि आपकी इस जर्नी को कैप्चर किया जाए, इस कहानी को बनाया जाए। चैंपियन तो पहले भी थी लेकिन नथिंग रियली स्टॉप्ड यू इन द मिडल इवन हैविंग अ चाइल्ड। एक और चैंपियन है मुराद अली हमारे साथ। मुराद, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपका जर्नी भी सर्टनली बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। मतलब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही पॉपुलर है ये खेल और आप हमारे नेशनल चैंपियन हैं। आप रोशनी डाल सकते हैं इंटरनेशनल सतह पे हम किस मकाम पे हैं बैडमिंटन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें जूम पे लिया है और इस तरह जो है ना ये मीडिया वाले जितने भी हैं ये
यही स्पोर्ट्स को उठा सकते हैं। और अगर आप लोग ऐसे आए हो हमारे स्पोर्ट्स को, आप इस तरह वीडियोस बनाएं या इस तरह मैचेस रिकॉर्ड करें, तो ये बहुत मेहरबानी की बात होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता हूँ। ये मेरा जो है ना मेरे चैंपियन जो बना हूँ, ये मेरा 6 दफ़ा मैं नेशनल चैंपियन बन गया हूँ। और बड़े मुश्किल काम है ट्रेनिंग करना, और ट्रेनिंग के साथ साथ आपको शायद लग रहा भी होगा कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ इस टाइम, क्योंकि हम जो प्लेयर है नेशनल बैंक, उन्होंने ऑफिस में हमें भेजा हुआ है। और उसके साथ साथ मैं 2 सेशन भी लगा रहा था, तो बड़ी टेंशन में था, लेकिन मैंने अपनी फिटनेस बरकरार रखी। उसके बावजूद जो है ना मैं टूर्नामेंट गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इसमें कामयाबी दी, और आगे भी इंशाल्लाह जो टूर्नामेंट हार है उसके लिए भी इंशाल्लाह पूरा मेहनत करूँगा। ज़बरदस्त। मुराद, ये भी बताइएगा कि आपकी तैयारी जब आ रहा होता है नेशनल चैम्पियनशिप, कब से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है, और क्या हमारी उस लेवल की तैयारियां हैं? और ऑब्वियसली आप हमारे चैम्पियन हैं कि हम इंटरनेशनली भी तो अपना शोकेस करें ना टैलेंट। शायद पाकिस्तान में मैं वाहिद ऐसे प्लेयर होऊंगा कि मैं बिल्कुल छुट्टी नहीं करता ट्रेनिंग से, या मैं ये नहीं देखता हूँ कि आगे कोई टूर्नामेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं अपना ट्रेनिंग करता हूँ, साल के 12 महीने में अपना ट्रेनिंग करता हूँ, मेरी कोई छुट्टी नहीं होती, तैयार रहता हूँ। क्योंकि इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उन टूर्नामेंट्स के डेट्स मंथ का पता होता है कि इस मंथ में इस डेट में टूर्नामेंट है। पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता कि किस डेट और किस मंथ में टूर्नामेंट है। पाकिस्तान में किसी भी वक्त मंथ पहले या 1.5 मंथ पहले अनाउंस कर देते हैं कि इस मंथ टूर्नामेंट है, इस डेट से। तो एक मंथ में प्लेयर तैयार नहीं हो, क्योंकि आप जो है ना एक इवेंट के लिए 3 से 4 महीने जो है ना वो ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं पूरे साल के 12 महीने में ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा माहूर, हम आपसे भी जानेंगे, पर्टिकुलरली विमेन बैडमिंटन में इंडिया ने हमने देखा बड़ा काम किया। ऑब्वियसली दे कुडंट मेक इट टू द मेडल इन ओलंपिक्स एज वेल, लेकिन उनकी बड़ा फोकस था, बड़ी मेहनत थी। हम इंटरनेशनल सतह पे किस लेवल पे हैं? मतलब हम आने वाले सालों में, हमने जैवलिन में मेडल जीता और हमें लगता है कि हम किसी खेल में भी जीत सकते हैं। हम बैडमिंटन में कोई जान मार के कर सकते हैं, इस लेवल तक पहुंच सकते हैं? अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया ने स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। अगर आप उनके जो कोचेस उन्होंने हायर किए हुए अपनी नेशनल टीम के लिए, तो जो एक कोच है वो 80 लाख रुपीस पर मंथ ले रहा है। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो उसका फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा? हमारे यहाँ पे तो जो कैंप लास्ट लगा था वो 2016 में लगा था, जिसमें मलेशियन कोच आए थे। तो उसके बाद ऐसा ना कभी कोई कैंप लग सका, ना कोई बाहर से कोई कोच आया। तो इस तरह के माहौल में, और जो जितने भी प्लेयर्स हैं जैसे कि मुराद हैं या बाकी सब हैं, तो सारे अपने ओन पे ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हम सब प्लेयर्स को अपने ओन पे मैनेज करना पड़ता है, खुद कोच ढूंढना पड़ता है, खुद कोच ढूंढना पड़ता है। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से एज सच कोई सपोर्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से What does it take to qualify for Olympics in badminton? किस तरह होती है? उसके लिए आपको अपनी वर्ल्ड रैंकिंग जो है ना बेहतर करनी पड़ती है। तकरीबन आपको टॉप 100 में आके अपनी रैंकिंग लेकर आनी पड़ती है, ताकि आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सकें। और वर्ल्ड रैंकिंग लाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स उसके लिए तो फिर टूर्स वगैरह करने होंगे। ऑब्वियसली यू वुड हैव टू प्ले अ लॉट ऑफ बैडमिंटन एंड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस कि आप अपनी रैंकिंग बेहतर करें, राइट? जी बिल्कुल। साल में तकरीबन आपको 15 to 20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं, अगर आपको अपनी वर्ल्ड रैंकिंग जो है ना 100 से नीचे लेकर आनी है। जितने ज्यादा आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलेंगे, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी वर्ल्ड रैंकिंग नीचे। मुराद, आपने कितने इस साल इंटरनेशनल इवेंट खेले हैं या पिछले साल खेले थे? सर हमने तो मेरे ख्याल में हम कोई 3 साल बाद, 2 साल बाद एक इवेंट खेलते हैं जी। फिर तो हो गया जो होना था। थैंक यू मुराद, आपको कंग्रेचुलेशंस, दोनों को बहुत मुबारक हो बीइंग द नेशनल चैंपियन। लेकिन ये मतलब चैंपियंस हैं हमारे, नो डाउट अबाउट दैट। टैलेंट है, मौके मिले इंटरनेशनल इवेंट खेलने के, और एक साल में मुतअद्दिद खेलें तो कहीं जाके रैंकिंग इंटरनेशनली बेहतर हो। और यू नो मुझे लगता है कि मतलब एक सेकंड, एक तो मुराद ने हमें ज्वाइन किया फ्रॉम हिज ऑफिस,
तो वो एक मजबूरी कि वो भी करना है, हालांकि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी है, नेशनल चैंपियन है हमारे। माहूर के अपने चैलेंजेस चल रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो तेज़ी के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है, नए संग मील अबूर कर रही है और आज भी कारोबार के आगाज़ पर मार्केट ने 86,000 की सतह जो है वो अबूर कर ली है। यकम अक्टूबर से अब तक 7 वर्किंग जो हैं डेज में 100 इंडेक्स 5,000 पॉइंट्स बढ़ चुका है। ऐसे में आम छोटे सरमायाकार भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी को बेहतर ऑप्शन समझ रहे हैं। नए और छोटे सरमायाकारों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन अक्टूबर का दूसरा हफ्ता वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक के तौर पर मना रही है। अब ये वीक क्या होता है ये जानेंगे हम। रायदा रियाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले तो वेरी क्विकली आप ये बता दें जो 100 इंडेक्स जो ऊपर जा रहा है इसकी क्या वजह है, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि ये तो बड़ा अच्छा ट्रेंड है। आई थिंक इसकी वजह बहुत सी वजह है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इसकी वजह ये है कि लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। आई थिंक जब फॉरेन इन्वेस्टर्स, लोकल इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स सब एक एसेट क्लास को देखना शुरू होते हैं और वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट लेते हैं, उस इंटरेस्ट की वजह से मार्केट इज़ इम्प्रूविंग एंड आप इंडेक्स को ग्रो करता है। ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो इंटरेस्ट अब आ रहा है तो इट्स डूइंग वेल, बट व्हेन इट्स नॉट डूइंग वेल तो तब क्या हो रहा होता है? तब आई थिंक अल्टरनेटिव एसेट क्लासेस में इंटरेस्ट हो रहा होता है। अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, इस ये एक बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं वजह है कि हम किसी एक वजह को नहीं ले सकते, बट यस देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ द इंटरेस्ट रेट। तो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज को एज अ एसेट क्लास इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट को हम देख रहे हैं इन इटसेल्फ इज एन एसेट क्लास, सर्टेनली एज एन इंपॉर्टेंट एसेट क्लास देखना शुरू हो गए। वैसे तो शुरू से ही था। अब ये बता दिए जो इन्वेस्टर्स वीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रही है इस ज़मीन में? मतलब सेमिनार्स हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, पर्टिकुलरली नौजवानों को इंगेज करने के लिए, इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए क्या कर रही है? यू नो, अ 24-year-old guy or a girl who has just started working और जॉब लगी और अच्छी जॉब लगी और हो सकता है उसे फाइनेंशियल लिटरेसी ना हो, आप लोग कुछ कर रहे हैं इस ज़मीन में? देखिए, 2 लेवल्स पे काम हो रहा है। एक तो प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एंड फैसिलिटेशन। सो सबसे पहले तो इट्स बिन मोर देन 2 years दैट वी हैव इंट्रोड्यूस सहूलत अकाउंट, विच इज़ अ सिंपल अकाउंट, कन्वीनियंट, जिसमें आपको एक लंबे चौड़े KYC के लिए आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स और जॉब प्रूफ्स और ये सारी चीज़ें नहीं देनी होती हैं। आपने सिर्फ अपना CNIC दे के ब्रोकरेज अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास सहूलत अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसमें एक लिमिटेड वो है, अप टू $1 million यू कुड ट्रेड, यू कैन इन्वेस्ट मनी अप टू $1 million। सो प्रोडक्ट साइड पे प्रोडक्ट्स हैं। देन फैसिलिटेशन की ब्लू चिप 1 share लॉट अभी रिसेंटली हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, तो एक छोटा से छोटा इन्वेस्टर भी बहुत बड़ी कंपनी का 1 share भी लेना चाहे तो वो ले सकता है। क्योंकि एट टाइम्स हमने ये भी सुना है कि जी जो अच्छे ब्लू चिप शेयर्स हैं वो कदरे महंगे होते हैं, तो लोग उसका 200 का लॉट या 50 का लॉट नहीं ले सकते, तो 1 share लॉट हमने इंट्रोड्यूस किया। तो समबडी हु इज नॉविस इन्वेस्टर वो 10 कंपनीज का एक लिस्ट बनाता है डिफरेंट सेक्टर्स की, तो वो 2-2, 5-5 शेयर्स भी ले सकते हैं और अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सो एक्सेस बेहतर करने के लिए ये एक चीज़ की गई है। अब आते हैं टूवर्ड्स, सो मल्टीपल और चीज़ें इस तरह की हैं, EIPO, ऑनलाइन डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग भी है। सो इट ऑल कैन बी डन थ्रू योर मोबाइल फोन नाउ, अकाउंट ओपनिंग। अब चूंकि ये इन्वेस्टर एक वीक हो रहा है, आप लोग विमेन एंड यूथ ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट देम, तो उनके लिए स्पेशल क्या चीज़ हो? Again, सहूलत अकाउंट के पर्सपेक्टिव से, now I'll talk about the education initiatives because today everybody has moved towards digital, working, चाहे वो कह लें digital modes of communication. So हमने एक plethora of content, information, चाहे वो blogs हों इंग्लिश में, उर्दू में, ये सब मौजूद हैं। एक हमने सिमुलेशन ऐप
क्रिएट की है जिसमें आप रियल टाइम प्राइसेस में माय पोर्टफोलियो के नाम से रियल प्राइस रियल मार्केट में वर्चुअल मनी के साथ अपने जो इंटरनेशनल मार्केट्स की ऐसी एप्स होती थी। एग्जैक्टली, ये कॉन्टेस्ट नहीं है, ये ऑनगोइंग है। आप अप टू 3 डिफरेंट पोर्टफोलियोज बना सकते हैं इसके अंदर। अपना पुराना कोई पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसको भी मैप कर सकते हैं। सो यू नो कि मेरा पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है, मैंने कितना कमीशन दिया, मैंने किस प्राइस पे ख़रीदा, आज मेरे पोर्टफोलियो की रिटर्न क्या है, और फर्दर डिफरेंट पोर्टफोलियोज बना सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, अब हमने देखा इंडिया में उन्होंने निचली सतह तक लेके गए, मतलब एक केस स्टडी है वो। हम ये सारे इक़दाम तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या ये इक़दाम काफ़ी हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, हम निचली सतह तक या रिटेल सेक्टर या दुकानदार उस सतह तक तो बाद में जाएंगे। अभी तो हमारे यहाँ जॉब प्रोफेशनल्स कॉर्पोरेट में इतने लोग हैं जिनको नहीं है आगाही कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में किस तरह से कदम रखना है। एग्जैक्टली, that is a challenge, I would tell you, and it is quite an uphill task because लोगों को यहाँ बैंकिंग प्रोडक्ट्स का ही नहीं पता। इन्वेस्टमेंट्स तो सेकंड स्टेप है, इट्स अ मोर एडवांस स्टेप, बेसिक्स ही नहीं पता। तो हम जब निकलते हैं अपने, हमारे 1-on-1 सेशंस भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हमें रीच आउट करती हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू टू होल्ड वर्कशॉप्स फॉर द एम्प्लॉई वेलबींग के पर्सपेक्टिव से। सो हम उधर उस लेवल पे भी काम करें, हमारे ब्रोकरेज फर्म्स भी इस लेवल पे काम करें, एंड इट्स नेशन वाइड। सो ये तो एक चीज़ हम कर ही रहे हैं। अब again, as I said, जो financial knowledge है, it is a basic life skill. It is not something. It is a life skill. ये बड़ी important बात है। जब आप बड़े हो गए और आप काम करना शुरू होते हैं, तब आपको शुरू करनी है, नहीं, you have to begin this from school. And I think एक curriculum का हिस्सा होना चाहिए financial education, सेव कर तो लिया, इन्वेस्ट नहीं किया। इन्फ्लेशन से आपकी सेविंग की वर्थ ही खत्म हो गई। ओवर इयर्स, ओवर मंथ्स वो वर्थ खत्म हो रही है। सेव कर लिया, प्लॉट में डाल दिया, और वो प्लॉट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और अब पैसे भी नहीं है। देखिए, अगेन एज आई सेड, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स का। सो हम बैंकिंग प्रोडक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स पे जब आते हैं, फिर होती हैं आपके पास क्या क्या एसेट क्लासेस हैं। आप प्रॉपर्टी लें, प्रॉपर्टी इज अ गुड एसेट क्लास, स्टॉक्स इज अनदर एसेट क्लास, म्यूचुअल फंड्स किस तरह डिवाइड करें, बॉन्ड्स इज एन एसेट क्लास। अब आपको डिवाइड करना है, बिकॉज लेट्स से प्रॉपर्टी इज एक्सीलेंट, इन द लॉन्गर टर्म इट विल गिव यू वेरी गुड रिटर्न, बट इट्स इलिक्विड। अच्छा, एक और इशू जो हमारे यहाँ आ जाता है, एक ट्रस्ट इशू भी है कि किसको ट्रस्ट किया जाए, और अगर हमें खुद नहीं आ रहा कि हाउ टू डू द स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह हमें करनी नहीं आती है, और हम किसी इन्वेस्टमेंट फर्म किसी के साथ काम करें तो कहीं हमारे पैसे ना चले जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद को अंडरस्टैंडिंग ना हो और किसी को आप मैनेज करने के लिए दे रहे हो, हमारा पोर्टफोलियो बना लो, तो वहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट, तो वहाँ लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाता है। तो पोर्टफोलियो बना के किसी और को देने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज दैट इज नॉट, यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल एडवाइजर। इसी के लिए तो आगाही प्रोग्राम चल रहा है। चीज़ है कि आप आज, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा गूगल करने की ज़रूरत है। वेबसाइट्स पे इतनी इंफॉर्मेशन है, ट्यूटोरियल्स हैं, एनिमेशंस हैं, वेबिनार्स हैं, a lot of content is available जो कि formal हमारी and there are people who can help you with making a portfolio. There are people at brokerage houses, Pakistan Stock Brokers Association अलग इस पे काम कर रही है। So हम across the capital market, चाहे वो CDC हो, हमारी नेशनल क्लियरिंग कंपनी हो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन है, मूफाप है, द म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन, द कैपिटल मार्केट, एंड ऑल्सो SECP जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन है, उसमें भी एक इन्वेस्टर एजुकेशन विंग बनाया हुआ है, वेयर हम पूरी एंटिटीज़ टुगेदर इन सेशंस को कंडक्ट करती हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के वो कोर्सेज भी हैं। तो बेसिकली जहां आप फंसे वहाँ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, तो वो आप कर सकते हैं। इन एनी केस वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक भी आपका चल रहा है, तो उसमें भी बड़ी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक जो हमारा बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। आई एम श्योर थोड़ी सी आप में जैसे कहते हैं ना, वो आपके दिमाग में वो करंट जरूर आया होगा कि अच्छे सारे एवेन्यूज हैं, तो मैं कहाँ से सीखना शुरू करूँ। लॉट्स ऑफ सेमिनार्स आर हैपनिंग, मतलब आप उससे बड़ा फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी आप
ABC पढ़ना शुरू करेंगे तो आप फिर आगे तक जाएंगे। That's right. इससे पहले हम पाकिस्तान में बढ़ते पोलियो केसेस की बात कर रहे थे। साबिक मुशीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि हम पोलियो की तो क्या ही बात करें, बेसिक इम्यूनाइजेशन ही मुकम्मल नहीं है। डॉक्टर साहब, हम इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करें? मतलब पोलियो ले लें या बेसिक इम्यूनाइजेशन ले लें, क्या क्या वसाइल की कमी है, प्लानिंग नहीं है, विल नहीं है, क्या मसला है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हमें जब तक हमें सेहत के शोबे को एक तरजीही बुनियादों पे एक नेशनल प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे और बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर पाकिस्तान के अंदर ठीक नहीं करेंगे, रूटीन की जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं होंगी, उसमें आप एक डिजीज़ के ऊपर फोकस करके उसे रेडिकेट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, मैं क्विकली ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें इसके लिए नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है और मेरा ये ख्याल है कि ये एक ऐसा कॉमन एक डिनोमिनेटर हो सकता है कि जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रख के यकजहत होके एक कौमी जिम्मेदारी के सूरत में इस चीज़ को अगर अपना मिशन बना लें तो पाकिस्तान से स्टिल पोलियो ख़त्म हो सकता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान खुद वैक्सीन्स नहीं बनाता, हमें वैक्सीन प्रोडक्शन करने की भी ज़रूरत है ताकि हम अपनी वैक्सीन्स के अंदर खुद कफालत हासिल कर सकें। तो नंबर ऑफ थिंग्स, जब तक हम इसे सिस्टम अप्रोच के तहत नहीं देखेंगे पोलियो को ख़त्म करना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। All these things have to be done, तो फिर कोई डिफरेंस चेंज आ सकता है।